तो दोस्तों, ये हमारा थर्ड वीडियो है। तो हम लोग बेसिकली दिसंबर 2024 का जो यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है उसको टारगेट कर रहे हैं। उसके साथ ही हरियाणा पीएससी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है उसके लिए भी टारगेट कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से। तो ये हमारा थर्ड लेक्चर है। और अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाह रहे हैं बेसिकली, तो हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है 8461973948 उस पर मैसेज कर सकते हैं और इस कोर्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और या आप डायरेक्टली फ़ोन पे या गूगल पे करके इस कोर्स से जुड़ सकते हैं अपना स्क्रीनशॉट भेज के। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो आदर्श राज्य प्लेटो का आइडियल स्टेट क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो प्लेटो का जो आइडियल स्टेट है वो फिलोसफर किंग यानी दार्शनिक राजा द्वारा रूल्ड होगा। दार्शनिक राजा, अच्छा दार्शनिक राजा ही द्वारा क्यों रूल्ड होगा? क्योंकि जो दार्शनिक राजा है ये 50 साल की शिक्षा पूरे करके आया है और अब ये पूरी तरह से ज्ञानवान हो गया, पूर्णतः ज्ञानवान हो गया है। और इसे अब जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं या जो वर्ड ऑफ मैटर है उससे इतर अब इसे वर्ड ऑफ आइडिया का ज्ञान हो गया है, वर्ड ऑफ आइडिया का ज्ञान हो गया है। और ये एक प्रकार से अच्छा गवर्नेंस दे सकता है, गवर्नेंस दे सकता है। क्योंकि इसे सत्ता की भूख नहीं होगी, इसे सत्ता की भूख नहीं होगी। लेकिन जो प्लेटो है वो बताता है कि बेसिकली जो आइडियल स्टेट है उसके पहले कुछ चरण आएंगे। आइडियल स्टेट एकाएक नहीं आ जाएगा, उसके पहले आइडियल स्टेट के पहले एक स्वस्थ राज्य होगा या आदिम राज्य होगा, आदिम राज्य होगा जो कि सिटी ऑफ पिक्स होगा या सूरों का नगर होगा, सूरों का नगर होगा, सूरों का नगर होगा। इसे सिटी ऑफ पिक्स कहते हैं कौन? प्लेटो। और ये उत्पादक वर्ग द्वारा बेसिकली रूल्ड होगा, उत्पादक वर्ग द्वारा रूल्ड होगा। तो ऐसे लोग जो केवल अपनी भूख को शांत करने के लिए काम करते हैं, तो केवल अपने पेट के बारे में ही सोचते हैं, ऐसे राज्य में रहने वाले लोगों को ये सुरों का नगर कहता है जो कि उत्पादक वर्ग द्वारा रूल्ड होगा। फिर इसके बाद आएगा लग्जोरियस स्टेट या विलासिता पूर्ण राज्य, विलासिता पूर्ण राज्य। तो विलासितापूर्ण जो राज्य होगा ये सैनिकों द्वारा रूल्ड राज्य होगा, सैनिकों द्वारा रूल्ड राज्य होगा। अब चूंकि हम अभी तक उत्पादक वर्ग में थे, खेती किसानी करके अपना जीवन जी रहे थे, है ना, हम एक प्रकार से संतुष्ट थे, भले अपने पेट के बारे में ही सोच रहे थे लेकिन संतुष्ट थे, तो इसलिए स्वस्थ राज्य था। लेकिन यहाँ पर ये विलासितापूर्ण राज्य इसलिए हो जाएगा क्योंकि अब ये सैनिकों द्वारा इसलिए रूल्ड होगा क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि पैसा कमाना, पैसा हम केवल मेहनत से भी ही नहीं कमा सकते, हम पैसा दूसरे की जमीन पर कब्जा करके भी या दूसरे की धन संपत्ति छीन कर भी अमीर बन सकते हैं। तो इसलिए ये विलासितापूर्ण, क्योंकि अब लोगों की इच्छाएं बढ़ गई हैं, वो और ज्यादा जमीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं, वो और ज्यादा सुख सुविधाएं एंजॉय करना चाह रहे हैं, इसलिए ये विलासितापूर्ण राज्य होगा। और चूंकि लोगों को दूसरों के जमीन पर या दूसरों के धन दौलत पर कब्जा करना है तो सैनिकों की आवश्यकता पड़ेगी। आप बिना सेना के तो कब्जा कहीं कर सकते हैं, इसलिए ये ऐसी बात करता है। और थर्ड स्टेज में हमारा एक प्रकार से दार्शनिक जो फिलोसफर किंग है उसके द्वारा रूल्ड आइडियल स्टेट आएगा, आइडियल स्टेट आएगा जो कि प्लेटो के अनुसार परफेक्ट स्टेट है। तो यहीं पर लिखा गया है कि जो राज्य की उत्पत्ति के उत्तरोत्तर चरण है, तो पहला है स्वस्थ या आदिम राज्य। तो ग्लूकन इसे सुरों का नगर कहता है जो उत्पादक वर्ग द्वारा शासित होगा। फिर विलासितापूर्ण राज्य, ये अपार इच्छाएं होने के कारण अब युद्ध होंगे लगातार, जो देश हैं या राज्य हैं वो युद्ध में रहेंगे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति या ज़्यादा से ज़्यादा एरिया अपने अंदर करने के लिए। और यह राज्य सेना द्वारा शासित राज्य होगा, सेना द्वारा शासित राज्य होगा। फिर जो थर्ड स्टेज आएगी या थर्ड जो राज्य होगा वो होगा न्यायपूर्ण स्टेट या न्यायपूर्ण या जस्ट स्टेट या आइडियल स्टेट या श्रेणी मूलक स्टेट। श्रेणी मूलक स्टेट क्यों है? श्रेणी मूलक क्यों है? क्योंकि इसमें हायरार्की है। हायरार्की कैसी है कि जो मैन ऑफ गोल्ड हैं वो दार्शनिक बनेंगे, दार्शनिक शासक बनेंगे, फिलोसफर किंग बनेंगे। जो मैन ऑफ सिल्वर हैं वो सैनिक वर्ग में जाएंगे, मैन ऑफ सिल्वर हैं वो सैनिक वर्ग में जाएंगे। और जो एक प्रकार से मैन ऑफ कॉपर हैं जो केवल अपने पेट के बारे में सोचते हैं वो कहाँ जाएंगे? उत्पादक वर्ग में जाएंगे। तो ये बातें कौन करता है? प्लेटो करता है, न्यायपूर्ण या श्रेणी मूलक राज्य। यही वास्तविक राजनीतिक समाज है, और यही वास्तविक राजनीतिक समाज है। क्योंकि ये फिलोसफर किंग द्वारा रूल्ड स्टेट है। यही पूर्ण राज्य है जो कि दार्शनिक शासक द्वारा रूल्ड स्टेट है। और इस जो राज्य है इसका सार तत्व क्या है? शासन कार्यों का सूत्रपात। तो अब यहीं से क्योंकि फिलोसफर किंग आ गया है वो चीजों को अब व्यवस्थित करेगा, है ना।
अभी तक यहाँ पर कोई शासन नहीं, मिलिट्री में कोई ऐसा कोई शासन गवर्नेंस नहीं होता है ना, उत्पादक वर्गों के द्वारा जो रूल किया जाता है उसमें भी कोई ऐसा शासन गवर्नेंस नहीं था। लेकिन चूंकि अब ये परफेक्ट जो राजा है बैठ चुका है, परफेक्ट स्टेट बन चुका है, तो यहीं से अब शासन कार्यों का गवर्नेंस, आगे चल के जो गुड गवर्नेंस वगैरह का आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, यहीं से निकल के आता है। तो यहीं पर अब ये शासन कार्यों का पहली बार सूत्रपात होगा। इस राज्य में विषमता पाई जाती है। विषमता क्यों पाई जाती है? क्योंकि कुछ सैनिक हो जाएंगे, कुछ दार्शनिक राजा बन जाएंगे और कुछ क्या बन जाएंगे? उत्पादक वर्ग बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं तीन वर्ग क्रिएट हो गए और तीनों वर्ग एक प्रकार से स्टैटिक हो गए, है ना, आप मूव नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर हायरार्की क्रिएट कर दी गई और विषमता क्रिएट कर दी गई हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन एक प्रकार से जो आगे चल के हम ये और भी देखते हैं कि जो नागरिक होंगे, आइडियल स्टेट के जो नागरिक होंगे, वो केवल कौन होंगे? वो केवल और केवल संरक्षक वर्ग होंगे, संरक्षक वर्ग या गार्जियन क्लास। तो संरक्षक वर्ग कौन है? तो अगर हम फिलोसफर किंग यानी दार्शनिक शासक प्लस सैनिक वर्ग है उसको मिला दें तो ये संरक्षक वर्ग कहलाएंगे और यही केवल नागरिक होंगे जो आइडियल स्टेट है वहां पर। तो आइडियल स्टेट में संरक्षक वर्ग ही केवल नागरिक होंगे, ये याद रखिएगा। फिर जो प्लेटो का राज्य है बेसिकली ये सावयावी है, सावयावी है, ये प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक है, ये स्वाभाविक है, स्वाभाविक है और ये एक नैतिक संस्था है, नैतिक संस्था है। प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, सावयावी है, इसका मतलब क्या है? सावयावी है इन द सेंस कि ये एक ये ऑर्गेनिक है इन द सेंस कि ये एक जीव की तरह है। जो राज्य है वो एक जीव की तरह है जो बढ़ता है ना, बढ़ता है, फलता और फूलता है ना। तो ये सावयावी राज्य है, ये प्राकृतिक राज्य है, प्राकृतिक राज्य है, ये अपने आप बन चुका है। क्योंकि मनुष्य की आवश्यकता है ना, मनुष्य का स्वभाव ही है ना आपस में ना मिलजुल कर रहना, झुंड में रहना। तो इसलिए राज्य का निर्माण स्वाभाविक है, ये सावयावी है। जैसे ना मनुष्य के अपने हाथ पैर होते हैं उस प्रकार राज्य के भी हाथ पैर होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये फलता फूलता और बढ़ता है ना। और राज्य प्लेटो का जो राज्य है सावयावी है, प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, नैतिक है और समय के साथ इसका विकास हुआ है। जैसे एक जीव है जो पहले बच्चा रहता है, फिर आगे चल के वयस्क बनता है, फिर एक प्रकार से पौण होता है, मैच्योर होता है और फिर वृद्ध हो जाता है। लेकिन राज्य कभी वृद्ध नहीं होगा या राज्य कभी मिटेगा नहीं। तो राज्य का जो एक प्रकार सावयावी है, जैविक उत्पत्ति का सिद्धांत हम देख सकते हैं यहीं से कि राज्य एक ऑर्गेनिक एंटिटी है जो जन्म लेता है और फलता फूलता और बढ़ता है। अब रिपब्लिक में जो राज्य दिया गया है उसके कुछ मौलिक सिद्धांत हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो न्याय है, न्याय जस्टिस, ये राज्य का सार तत्व है। तो राज्य का एग्जिस्टेंस किस लिए है? न्याय के लिए। न्याय कब होगा? जब तीन क्लास आपस में समन्वित होकर अपना अपना काम करेंगी, अपना अपना दायित्व का निर्वहन करेंगे। फिर जो राज्य है ये व्यक्ति का ही विराट रूप है। स्टेट इज इंडिविजुअल, इंडिविजुअल रिट लार्ज। इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति है ये स्टेट है व्यक्ति का ही बड़ा स्वरूप है। यानी अगर एक प्रकार से व्यक्ति को स्मॉल लेटर मान लिया जाए तो राज्य क्या है ना, कैपिटल लेटर है या बड़ा लेटर है ना, स्मॉल लेटर है और ये जो स्टेट है कैपिटल लेटर है। तो जो राज्य है आगे चल के जो प्लेटो है ये कहता है कि जो राज्य किसी ओक या शहतूत के पेड़ से नहीं डेवलप हुआ है ना, ये वहां पर रहने वाले जो नागरिक हैं, जैसे भारत का जो राज्य है, भारत का राज्य है वो यहाँ पर रहने वाले नागरिकों का जो कैरेक्टर होगा उसी से निर्मित होगा। तो भारत का जो कैरेक्टर है वो भारत का कैरेक्टर थोड़ी है, वहां पर रहने वाले भारतीयों का कैरेक्टर है। अमेरिका जो स्टेट है वो अमेरिका का कैरेक्टर थोड़ी है, वो अमेरिका जो वासी लोग हैं उनका कैरेक्टर दर्शाता है। तो वही बात है कि जो राज्य है वो व्यक्ति है उसका बृहद स्वरूप है, जो जैसे नागरिक होंगे अल्टीमेटली राज्य बड़े लेवल पर उसी को दर्शाएगा, नागरिकों के कैरेक्टर को ही दर्शाएगा। तो राज्य व्यक्ति का विराट स्वरूप है ना। फिर है कार्य विशेषीकरण या श्रम विभाजन पर आधारित राज्य। तो राज्य में अब हमने पहले ही देखा है कि जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है प्लेटो की, न्याय का सिद्धांत है, उसमें तीन उसने वर्ग बना दिए हैं, है ना, फिलोसफर किंग का वर्ग, सैनिक वर्ग और एक प्रकार से उत्पादक वर्ग। और ये राज्य है ये तीन
वर्गों में बटा हुआ राज्य होगा, सभी के अपने निर्धारित कार्य होंगे और वो अपना काम करेंगे, और सही व्यक्ति सही स्थान पर आधारित संविभाजन पर आधारित ये राज्य होगा। शिक्षा न्याय प्राप्त करने का ये मानसिक साधन है। तो हमने देखा था कि मानसिक रोगों का मानसिक इलाज क्या है, मानसिक रोगों का मानसिक इलाज क्या है, शिक्षा है। तो शिक्षा न्याय प्राप्ति का मानसिक इलाज है। हम लोगों के एक प्रकार से इंटरनली उनको चेंज कर रहे हैं, है ना, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाके चेंज कर रहे हैं। और साम्यवाद क्या था, साम्यवाद क्या था, मानसिक रोगों का बाह्य इलाज था। हम इंटरवेंशन कर रहे हैं, एक्सटर्नल इंटरवेंशन करके लोगों को किसी काम से करने के लिए रोक रहे हैं, जबकि जो शिक्षा है वो हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कुछ करने के लिए। ये इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। समाज में 3 वर्ग कौन कौन से हैं, उत्पादक वर्ग है, सैनिक वर्ग है और शासक वर्ग है। अब प्लेटो फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट देता है, फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट देता है। तो जो फिलोसफर किंग है ये पूर्ण संरक्षक होगा, एक प्रकार से परफेक्ट गार्डियन होगा। जो फिलोसफर किंग होगा ये परफेक्ट गार्डियन होगा, परफेक्ट गार्डियन होगा। और फोस्टर है ने जो दार्शनिक शासक है कि प्रभुसत्ता को तर्क बुद्धि की प्रभुसत्ता कहा है। तर्क बुद्धि की प्रभुसत्ता यानी एक प्रकार से रूल ऑफ रीजन, रूल ऑफ रीजन। क्यों क्यों क्योंकि उसने 50 साल का शिक्षा ली है, उसके अंदर रीजन डेवलप हो गया है। वो तर्क कर सकता है कि जो भौतिक जगत है वो मिथ्या है, और जो वास्तविक जगत है या जो भौतिक जगत की सुख सुविधाएं हैं, शासन सत्ता है, ये सब मिथ्या है। जो असली जगत है या असली सुख कहाँ है, वर्ड ऑफ आइडिया में है। और हमें लोगों को अपने साथ साथ, क्योंकि मैं तो जान गया हूँ कि असली सुख कहाँ है, वर्ड ऑफ आइडिया में है, तो लोगों को भी उसी दिशा में हमें प्रेरित करना है। फिर एक बात प्लेटो कहता है कि जो दार्शनिक शासक होगा ये कानून से ऊपर होगा, कानून से ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि प्लेटो कहता है एक जगह कि आप जैसे मान लो कोई डॉक्टर है ना, कोई डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है। अब आप उसको ये नहीं बता सकते हैं कि ये दवाई अच्छी है, ये दवाई बुरी है। तो यू कैन नॉट टेल अ डॉक्टर दैट दिस मेडिसिन इज गुड और दिस मेडिसिन इज बैड। क्यों? क्योंकि वो बेस्ट प्रैक्टिशनर रह चुका है और उसे बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने 50 साल का चूंकि नॉलेज हासिल कर लिया है। तो अब उसके जो कहे हुए आदेश ही कानून हो जाएंगे। उसे आप मत बताओ, वो बताएगा चीजों को, ये बात है। तो उसके आदेश ही कानून होंगे। तो यहाँ पर ये रूल ऑफ लॉ की जगह फिलोसफर रूल ऑफ फिलोसफर किंग की बात करता है, और जो उसने कह दिया बस कह दिया। क्यों? क्योंकि उसको नॉलेज के आधार पर वो कह रहा है। फिर है यह राजा दार्शनिक निरंकुश होगा, अर्थात इसकी निरंकुशता प्रजा के हित में होगी। यानी ये फिलोसफिकल या टायरेंट होगा, निरंकुश होगा, लेकिन ये ना बेनोवलेंट डिस्पोटिज्म दिखाएगा, इन द सेंस की दार्शनिक निरंकुशता होगी। एक प्रकार से जो इसकी निरंकुशता होगी ये कठोर भी रहेगा। तो किस लिए? अपनी प्रजा के हित के लिए। तो एक पिता, जैसे मान लो अगर सत्ता को देखा जाए तो आप इससे कंपेयर कर सकते हो। जैसे पिता भले कठोर होते हैं, लेकिन उनका अल्टीमेटली पर्पज क्या होता है? भले वो हमें कठोर लगे, हमें लगे कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन है, लेकिन अल्टीमेटली उनका उद्देश्य क्या होता है? अपने बच्चे का हित। यही बात है कि राज्य भले ही निरंकुश होगा ना, थोड़ा बहुत लगेगा कि राज्य नहीं तानाशाही प्रवृत्ति अपना रहा है, लेकिन वो तानाशाही प्रजा के हित में होगी। ऐसा नहीं है कि वो अपने लिए तानाशाह हो रहा है, वो तुम्हारे लिए ही एक प्रकार से, या हम राज्य प्रजा के लिए ही एक प्रकार से वो निरंकुश हो रहा है। फिर यूनानी गुटबंदी या विरोध को स्टेटिस कहते थे। जो यूनानी है वो गुटबंदी या विद्रोह को क्या कहते थे? बेसिकली एक प्रकार से ये टेक्निकल वर्ड है, स्टेटिस ये कहा करते थे। और दार्शनिक राजा का क्या कार्य है? स्टेटिस को रोकना। तो विद्रोह को रोकना ये फिलोसफर किंग का काम है। क्यों? क्योंकि ये जो इसके अंदर रीजन डोमिनेट करता है ना, इसके अंदर रीजन डोमिनेट करता है। चूंकि इसके अंदर रीजन डोमिनेट करता है, इसके अंदर उत्पादक गुण वाला है ना, उत्पादक वर्ग वाला जो एक प्रकार से भूख है वो नहीं, एपेटाइट नहीं डोमिनेट कर रही है। इसके अंदर सैनिक जो वर्ग है उसका एक प्रकार से वीरता या दुस्साहस नहीं डोमिनेट कर रहा है। इसके अंदर क्या रीजन डोमिनेट करता है। तो दोनों लोगों को ये कंट्रोल में रखेगा, इसलिए ये स्टेटस को कंट्रोल करेगा। सैनिक वर्ग व उत्पादक वर्ग से आज्ञा पालन व विरोधी स्वरों को दबाने के लिए प्लेटो 2 साधन बताता है। तो अगर सैनिक वर्ग जो है उससे अपनी बात मनमानी है और जो विरोधी स्वर हैं उनको दबाना है, उनको कंट्रोल में रखना है, तो इसके लिए प्लेटो 2 चीजें बताता है। कौन कौन से? नोबल लाई, उदात्त झूठ,
नोबल लाई। और दूसरा है कला व साहित्य पर प्रतिबंध लगाना। तो ये कोई नई बात नहीं, ये आज भी होता है ना। कला और साहित्य पर प्रतिबंध जब लगता है शासन सत्ता में बैठे हुए लोगों को कि हमारी सत्ता से, है ना, इस किताब से या इस फिल्म से हमारी जो सत्ता है, हमारा धर्म है या हमारी जो चीजें हैं वो बिगड़ जाएंगी, तो कला एवं साहित्य पर रोक लगा देते हैं। अंग्रेजों ने भी कमोबेश यही किया था। उदात्त झूठ आगे चल के हम देखेंगे। नोबल लाई क्या है, ये नोबल लाई क्या है उसको अलग से पढ़ेंगे, तो ये आप देख लीजिएगा। दो चीजें हैं, नोबल लाई और साहित्य कला पर रोक, विरोधी स्वर को दबाने के लिए। अब संपत्ति का साम्यवाद प्लेटो देता है ना, संपत्ति का साम्यवाद, इसको आगे पढ़ेंगे। इसके बाद इसने परिवार का साम्यवाद भी दिया है ना, स्त्रियां भी शिक्षा एवं शासन कार्य में भाग लेंगी। तो परिवार का साम्यवाद ये देता है ना, लेकिन ये एक चीज और बताता है कि जो स्त्रियां हैं वो भी शासन शिक्षा लेंगी और शासन कार्य में भाग लेंगी। तो ना केवल फिलासफर किंग बल्कि फिलासफर क्वींस भी बन सकती हैं। तो ऐसा कोई अंतर बौद्धिक लेवल पे चूंकि अंतर नहीं है, जो अंतर है शारीरिक है, तो शारीरिक अंतर को वो अंतर नहीं मानता है। वो कहता है बौद्धिक लेवल पे तो दोनों जो लोग हैं वो सेम है, तो इनको भी फिलासफर किंग बनाया जा सकता है, बशर्ते कि वो शिक्षा लें, है ना, अपने शासन जो अपने जो डेली के वर्क हैं उनसे दूर रहें और दूर प्रकार से उसको मैनेज करें, उससे उनको मुक्त करा दिया जाए, उनको शिक्षा दी जाए, तो वो भी अपना एक प्रकार से अच्छी शिक्षा प्राप्त करके शासन कार्य में भागीदारी ले सकती हैं। राज्य का लक्ष्य क्या है? आध्यात्मिक व नैतिक जीवन की स्थापना, है ना। हम सद्गुणी कैसे बने, हम इथिकल कैसे बने, हम न केवल हमारी अच्छी लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ अच्छी हो, बल्कि हमारी जो लाइफ हो वो भी हम एक हैप्पीनेस की लाइफ जिए। हमें ये पता होना चाहिए जो असली सुख कहाँ है, वर्ड ऑफ आइडिया में है, और जो हम ये माया के वर्ड में घूम रहे हैं, इससे हम बाहर निकले। तो ये आध्यात्मिक एवं नैतिक जीवन की स्थापना के लिए राज्य का जो आइडियल स्टेट है उसका ये एक भी महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आइडियल स्टेट में संपत्ति का साम्यवाद होगा, परिवार का साम्यवाद होगा और ये आध्यात्मिक एवं नैतिक जीवन की स्थापना इसमें की जाएगी। फिर कानून का निषेध होगा, इन द सेंस की जो दार्शनिक राजा है उसके आदेश ही कानून होंगे। चूंकि ये 50 साल की शिक्षा लेके बैठा है, इसको पता नहीं कितना नॉलेज है, तो अब इसकी अगर आपने इसके ऊपर रूल ऑफ लॉ का प्रतिबंध लगा दिया, तो इसका मतलब आपने इसकी विजडम पर एक प्रकार से प्रतिबंध लगा दिया, या इसकी विजडम पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया ना। जो हिटलर था या मुसोलिनी था वो यही तो बोलता था कि हम सब कुछ जानते हैं, अगर हम जो कहेंगे वही कानून होगा। तो आप अगर हमारी काबिलियत पर या हमारी ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लगा दोगे तो फिर हम क्या, ये बात है। और लोकतंत्र की आलोचना भी ये करता है। तो हम देखते हैं कि जो प्लेटो है, प्लेटो के जो गुरु थे सुकरात, उनकी जो मृत्यु है वो ही एक प्रकार से लोकतंत्र में हुई थी। तो यहाँ से जो प्लेटो है वो लोकतंत्र के प्रति घृणा डेवलप कर लेता है। उसका मानना था कि जो लोकतंत्र है ये अनाड़ियों का शासन है। तो ये थोड़ा सा है। तो इन सब कारणों से हम ये भी कह सकते हैं कि प्लेटो एक प्रकार से टायरेंट था या तानाशाह था। तो इस पे कॉल पॉपर करके एक थिंकर है, कॉल पॉपर, वो आरोप भी लगाता है कि जो प्लेटो था ये फर्स्ट क्या था, फासिस्ट था। क्यों? क्योंकि ये एक रेजिमेंटेड सोसाइटी की स्थापना कर रहा है। रेजिमेंटेड सोसाइटी यानी बंद समाज, है ना, एक ऐसा समाज जो केवल 3 वर्गों में विभाजित होगा और ये, है ना, आप एक वर्ग से दूसरे वर्ग में मूव नहीं कर सकते हो। यही चीजें तो आगे चल के हिटलर और मुसोलिनी लोग करने का एस्टेब्लिश कर रहे थे। दार्शनिक राजा की स्थापना, एक ऐसा सुपरमैन टाइप का व्यक्ति जिसके आदेश की आप अवहेलना नहीं कर सकते, तो हिटलर या मुसोलिनी के आदेश आप एक प्रकार से उनका अवहेलना नहीं कर सकते। और लोकतंत्र को जो मुसोलिनी है वो टॉकिंग शॉप कहा करता था कि यहाँ पर केवल टॉक होती है। तो इस कारण इसके ऊपर ये इल्जाम भी लगाया जाता है कि ये एक प्रकार से फर्स्ट फासिस्ट है। हालांकि आगे चल के हम देखेंगे कि ये फर्स्ट फासिस्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि इसका जो उद्देश्य था, क्योंकि जो ये फासिस्ट लोग हैं या फासिस्ट जो हिटलर और मुसोलिनी जैसे जो लोग थे, इनका जो काम क्या था या ये क्या चाहते क्या थे, लोगों के जीवन या लोगों का शोषण करना। ये लोगों का शोषण करना चाह रहे थे। जबकि प्लेटो का उद्देश्य क्या है? सद्गुणी जीवन को स्टैब्लिश करना, सद्गुणी जीवन को बनाना या सद्गुणी जीवन लाना, लोगों के जीवन में आध्यात्मिक व नैतिक जीवन की स्थापना करना। तो प्लेटो का उद्देश्य कुछ दूसरा था। हालांकि उसके जो मीन्स हैं वो अलग हो सकते हैं, वो कहीं जगह फासिस्ट लग सकता है, लेकिन उसका जो उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं नोबल था, नोबल कॉज के लिए वो ऐसा कर रहा था। फिर शिक्षा, तो शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो प्लेटो क्या बोलता है कि मानसिक लोगों का मानसिक इलाज क्या है? शिक्षा। और शिक्षा से हमारी अंदरूनी आंखें खुल जाती हैं, हमें पता चल जाता है कि जो भौतिक जगत है वो मिथ्या है और जो वर्ड ऑफ गॉड है वही सत्य है, और हमें
उसी पर आगे बढ़ना चाहिए। प्लेटो ने एथेंस की जो शिक्षा है, एथेंस की बेसिकली जो शिक्षा थी वो निजी हाथों पे थी। हमने देखा था, सोफिस्टों के बारे में चर्चा की थी। वो क्या थे? भ्रमणशील क्या थे? शिक्षक थे, भ्रमणशील शिक्षक थे। और वो पढ़ाने के बदले में, है ना, लोगों को वाक्पटुता एवं भाषण कला सिखाने के बदले में पैसा लिया करते थे। तो ये निजी हाथों में थी। सोफिस्ट निजी व्यक्ति थे, ये प्राइवेट संस्था नहीं थी। जबकि जो स्पार्टा थी, स्पार्टा बेसिकली क्या था? एथेंस का एक प्रकार से राइवल स्टेट था। तो एक थ्यूसाइडाइडस करके थिंकर है ना, रियलिस्ट थिंकर है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। तो वो लिखता है पेलोपोनेशियन वार उसकी पुस्तक है, पेलोपोनेशियन वार उसकी पुस्तक है। वहां पर वो एथेंस और स्पार्टा के बीच जो युद्ध हुआ है ना, 28 वर्षीय जो युद्ध हुआ, उसकी ये चर्चा करता है। और क्यों एथेंस हार गया, ये इसका मुख्य उद्देश्य या एक प्रकार से मुख्य विषय रहा है पेलोपोनेशियन वार, जो बुक थ्यूसाइडाइडस ने लिखी है। और प्लेटो भी जो एथेंस है उसकी जो हार है उससे दुखित था, और वो जो एथेंस है उसे आइडल स्टेट बनाना चाहता था। तो आइडल स्टेट कैसे बनाया जाएगा? तो इसका पहला जो उपाय है वो शिक्षा है। शिक्षा में चेंज करिए। तुम निजी की जगह, जो स्पार्टा था वहां पर सार्वजनिक शिक्षा थी, तो प्लेटो भी चाहता था कि सार्वजनिक शिक्षा आए, है ना। और उसका मानना था कि जो है ना निजी शिक्षा है और सार्वजनिक शिक्षा को मिलाया जाए, यानी जो स्पार्टियन सिस्टम है और एथेंस सिस्टम है उसको मिलाया जाए। और जो बेसिकली जो एसेंस था वहां पर समान नारी पुरुष शिक्षा पर जोर दिया जाता था। तो ये बेसिकली 3-4 बातें करता है, ध्यान रखिएगा कि शिक्षा सार्वजनिक होनी चाहिए, प्लस समान नारी पुरुष शिक्षा होनी चाहिए, शारीरिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए, है ना। कंपलसरी मिलिट्री एजुकेशन या मिलिट्री ट्रेनिंग आपको मिलनी चाहिए, जो कि इसका अभाव कहाँ था? एथेंस में था। तो ये एक प्रकार से इन चीजों को मिलाने का काम करता है। फिर प्लेटो शिक्षा के 3 चरण बताता है। पहले चरण ये 0 से 20 साल तक होगा, और यहाँ पर एक प्रकार से सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाएगी। और यहाँ पर जो शिक्षा दी जाएगी वो ये एक प्रकार से ग्रीक वर्ड है, टेक्निकल वर्ड है मोस के, जिसे संगीत व साहित्य की शिक्षा कहा जा सकता है। तो अच्छा, साहित्य और संगीत की शिक्षा क्यों दी जाएगी? तो प्लेटो का कहना है कि मुझे एक देश के लिए संगीत लिखने दो और मैं उस देश को आइडल बना दूंगा, है ना। तो अगर मुझे एक देश के लिए अच्छे गीत लिखने दो और वो देश खुशहाल होगा, वो देश अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे हम लोगों के अंदरूनी जो आंखें हैं वो खोल देंगे, लोगों के अंदर, लोगों के कैरेक्टर में जाके परिवर्तन कर देंगे संगीत और साहित्य के माध्यम से। फिर इसके साथ साथ वो जिम्नास्ट की शिक्षा का भी समर्थन करता है। तो ये एक प्रकार से 20 वर्षों तक चलेगी शिक्षा, जहाँ पर हमें संगीत व साहित्य की शिक्षा दी जाएगी प्रारंभिक एलिमेंट्री लेवल पर, और शारीरिक शिक्षा दी जाएगी, शारीरिक व्यायाम वगैरह की शिक्षा दी जाएगी। और जो 18 वर्षों तक तो चलो ठीक है, 2 वर्षों तक कंपलसरी मिलिट्री एजुकेशन आपको दी जाएगी, सैनिक शिक्षा दी जाएगी, कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। और इसके बाद एक प्रकार से टेस्ट होगा, फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट होगा यहाँ पर, और जो व्यक्ति इस एक प्रकार से टेस्ट में पास हो जाएंगे वो उच्च शिक्षा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, उच्च शिक्षा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और जो लोग यहाँ पर फेल हो जाएंगे वो उत्पादक वर्ग को ज्वाइन कर लेंगे, और यहाँ से ये डिसाइड हो जाएगा कि वो मैन ऑफ कॉपर हैं और वो यहीं पर रहने के लिए लायक है। उच्च शिक्षा तो प्राथमिक शिक्षा में फेल होने वाले सैनिक बन जाएंगे, बाकी उच्च शिक्षा में चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर सैनिक नहीं बनेंगे, यहाँ पर दोनों को साथ साथ शिक्षा कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग होगी। फिर इसके बाद लगभग 20 से लेकर 35 साल तक ये शिक्षा चलेगी, जहाँ पर गणित, ज्योतिषी, तर्क की शिक्षा दी जाएगी। और इसका विकास क्या होगा कि लोगों का दार्शनिक विकास हो सके, है ना, लोगों का दार्शनिक विकास हो सके। तो इसमें जो व्यक्ति प्राथमिक शिक्षा में फेल होंगे उत्पादक वर्ग में जाएंगे, बेसिकली सैनिक वर्ग में नहीं जाएंगे। अभी सैनिक वर्ग बाद में बनेगा, कब बनेगा? 35 साल की उम्र में जो टेस्ट होगा उसके बाद सैनिक वर्ग में जो वहां पर फेल हो जाएंगे तो वो एक प्रकार से सैनिक वर्ग ज्वाइन कर लेंगे, है ना, मिलिट्री वर्ग ज्वाइन कर लेंगे। और इसके बाद फिर व्यवहारिक शिक्षा होगी। तो उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम को प्लेटो 2 भागों में बांटता है। एक है क्वाड्रिवियम, इसे कला चतुष्ट कहते हैं, और ट्रिवियम इसे त्रिकला कहते हैं। तो ये आप इसको ध्यान रखिएगा, 2 भागों में बांटता है, क्वाड्रिवियम और ट्राइवियम। और फिर थर्ड या लास्ट स्टेज कौन सा होगा? व्यवहारिक शिक्षा का होगा। ये 35 से 50 वर्ष तक की शिक्षा इसमें दी जाएगी। और इस शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा कि एक व्यक्ति को सफल शासक बनाना। जो फिलोसोफर किंग आएगा वो यहीं से बनकर निकलेगा। प्लेटो उत्पादक वर्ग की शिक्षा पर मौन है ना। तो अब इसका मतलब है, मौन है मतलब कि ठीक है 20 वर्ष तक तो सभी को शिक्षा मिलेगी ही, ऐसा कोई वो नहीं है। प्लेटो ने महिला शिक्षा का समर्थन किया है, अरिस्टोफेंस
से प्रभावित होकर इसने महिला शिक्षा का भी समर्थन किया। बेसिकली उसका मानना था कि महिलाओं के अंदर जो बौद्धिक क्षमता है वो कोई कम नहीं होती है, और अगर उन्हें चूल्हे चौके से मुक्त कर दिया जाए तो उन्हें भी शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, और ये जो फिलासफर किंग है, अच्छा एक प्रश्न उठता है कि जब यहाँ पर व्यवहारिक शिक्षा में आपके मन में एक प्रश्न उठना चाहिए कि जब व्यवहारिक शिक्षा है तो हमने कहा कि फिलासफर किंग्स बनेंगे, फिलासफर क्वींस बनेंगे, हमने ये नहीं कहा कि फिलासफर किंग बनेगा। बहुत सारे इसमें व्यक्ति ऐसे होंगे जो 35 साल की उम्र में स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसको पास कर जाएंगे और व्यवहारिक शिक्षा लेंगे और किंग बन जाएंगे। तो चूंकि अब किंग कौन बनेगा तो फिजिकली लड़ाई होने लगेगी ना, तो प्लेटो कहता है कि नहीं ऐसी लड़ाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फिलासफर किंग ने 50 साल शिक्षा ले ली है और उसको पता चल गया है कि जो असली मजा है वो नॉलेज में है ना, नॉलेज में है, शासन सत्ता में नहीं है। तो इसमें से जो कोई भी व्यक्ति होगा, क्योंकि प्रजा उससे अनुमोदन करेगी कि आप आइए और शासन सत्ता को संभालिए, तो रिलक्टेंटली है ना, बिना मन के अनिच्छुक होकर वो सत्ता को संभालेगा। तो यहाँ पर कोई फाइट ही नहीं होगी, क्यों? कंपटीशन ही नहीं होगा, कोई जाना ही नहीं चाहेगा, कोई जाएगा भी तो बहुत ही अनिच्छा के साथ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ये बात करता है। तो चलिए यहाँ से हमारा ये एक प्रकार से ये चैप्टर समाप्त होता है। आगे हम लोग साम्यवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये जो सीरीज चलाई जा रही है, एक बार फिर से बता दूं, यूजीसी नेट दिसंबर के लिए चलाई जा रही है और एचपीएससी का भी सिलेबस इसमें से आपको कवर हो जाएगा। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है 8461973948 पर एक प्रकार से मैसेज कर सकते हैं, कोर्स के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो इस पर फोन पे या गूगल पे करके इससे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। अभी 8-10 क्लासें यूट्यूब पर अभी अपलोड होंगी, फ्री अपलोड होंगी। उसके बाद एक प्रकार से प्राइवेट चैनल बन जाएगा, तो फिर इसके बाद वीडियो ये अनअवेलेबल हो जाएंगी या वीडियो आपको आगे नहीं मिलेंगी। तो आप ज्वाइन कर लीजिए। 499 रुपये फीस है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, तो आप इससे जुड़ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतना तो आप एक अच्छी स्टैंडर्ड बुक इतने में नहीं ले पाएंगे, इतने में मैं नोट्स सहित आपको कोर्स भी दे रहा हूँ, समझाने का प्रयास भी कर रहा हूँ, और साथ ही साथ PYQs इसमें डिस्कस करेंगे और बहुत सारे MCQs भी अपन टॉपिक वाइज करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।